हाँ जी बच्चे, SST क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी ये वर्ड हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 में बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है। फिलहाल चलिए इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग हमने करनी है वो बड़ी एक प्यारी स्टोरी से करनी है, ठीक है। तो ये स्टोरी है मैक्सिको ओलंपिक की। तो क्या हुआ, 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स में मतलब कि 200 मीटर रेस हुई थी, ठीक है। उसमें जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे, फर्स्ट आया था टॉमी स्मिथ, ठीक है, ये USA था। जो सेकंड आया था दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया से पीटर नॉर्मन, और जो थर्ड आया था दैट इज़ जॉन कार्लोस, वो भी USA था, ठीक है। ये जो फर्स्ट और थर्ड वाले ये दोनों लड़के थे ना, ये मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किए हैं, ये दोनों ब्लैक स्किन के थे, मतलब मीटो से ये निग्रो पर्सन थे दोनों, ठीक है। तो जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, टॉमी जिसको फर्स्ट मेडल मिला, जॉन कार्लोस जिसको सेकंड प्राइज का मेडल मिला था, ये दोनों लड़के क्या थे, इनको गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और ये दोनों US के एथलीट्स थे, ठीक है, मतलब कि US से ये ब्लैक स्किन वाले निग्रो लोग थे। अभी ना US में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। वो प्रॉब्लम क्या चल रही थी, सिविल मूवमेंट चल रही थी। सिविल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो तमिल और श्रीलंका में चली थी, है ना। तो सिविल मूवमेंट का मतलब क्या है कि अफ्रीकन और अमेरिकन में थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। अमेरिकन लोग वो हैं जो अमेरिका में स्टार्टिंग से रह रहे हैं और ये वाइट स्किन के लोग हैं। अफ्रीकन वो लोग हैं जो साउथ अफ्रीका से मतलब कि अमेरिका में रहने के लिए आए थे, वहाँ पे ये लोग ब्लैक स्किन के होते हैं। और इनका यहाँ पे आके कामकाज सेट हो गया, इन्होंने यहीं पे फैमिली बना ली और ये लोग अब यहीं पे रह रहे हैं। तो अमेरिकन लोगों को लगता है कि ये देखने में काले हैं और हमारे देश की खूबसूरती को ये ख़राब कर रहे हैं, तो इनके साथ काफ़ी भेदभाव करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं। तो मतलब कि वो सिविल मूवमेंट उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट में चल रहा था। तो क्या हुआ, ये जो लोग विनर थे ना, इन तीनों ने इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा एक इशू क्रिएट कर दिया। इन्होंने क्या इशू क्रिएट किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट दे डिड। जो दे मिनटू से जो विनर थे, उन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग मेडल सेरेमनी, जब इन तीनों लोगों को मेडल्स मिलने थे ना, तब इन लोगों ने दे वर स्टैंडिंग विद क्लेंच्ड फिस्ट अपरेज्ड एट हेड बाउड। ये आपको फोटो में दिख रहा होगा। ये जो तीनों लोग हैं ना, मतलब कि ये जो सॉरी फर्स्ट और सेकंड वाले जो लोग हैं, ये इस पोजीशन में खड़े हो गए कि इनका जो हैंड था, इन्होंने अपने हैंड में ब्लैक ग्लव्स पहन लिया था एक, और इन्होंने जो शूज़ बिना शूज़ के ब्लैक कलर की सॉक्स पहनी थी, और उन्होंने अपना हेड डाउन किया हुआ था और हाथ ऊपर किया हुआ था, ठीक है। जो इनके मतलब कि सॉक्स थी बिना शूज़ के, वो रिप्रेजेंट कर रही थी ब्लैक पॉवर्टी को, ठीक है। और जो तीसरा लड़का था जो सेकंड आया था पीटर नॉर्मन, ये क्या कर रहा था, इसने ह्यूमन राइट्स का एक बैज पहना था और ये इन लोगों को सपोर्ट करके दिखा रहा था कि मैं इन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब कि ये जो दोनों लोग थे ना, ये इस पोजीशन में क्यों खड़े थे, देखिए इन्होंने जो हाथ अपनी मुट्ठी ऐसे बंद की, तो इसका मतलब ये था कि ये जो अपने राइट्स हैं ये लड़ झगड़ के भी ले सकते हैं, लेकिन ये शांति से लेना चाहते हैं। और ये ब्लैक ग्लव्स इन्होंने इसलिए पहने थे क्योंकि ये इनके ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और शूज़ जो इन्होंने नहीं पहने तो वो इनकी गरीबी को दिखा रहे थे। तो इन्होंने मतलब कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ना एक इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया कि इनके साथ बड़ा मतलब कि देश में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है, जो वाकई में हो भी रहा था। मतलब कि इन्होंने ब्लैक पावर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था और ये फाइट करना चाह रहे थे स्लेवरी के अगेंस्ट, जो इनको गुलामी वगैरह मिल रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब ये सीन क्रिएट होने के बाद US को तो थोड़ी इंसल्ट होगी उस टाइम पे, वो मतलब कि सुपर पावर के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो उसको लगा कि ये तो हमारी इंसल्ट होगी, तो उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि मतलब कि उस टाइम के जो इस वो पूरी ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कर दी थी ना, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उनको लगा कि उनको गिल्टी फील हुई, उनको लगा कि ये जो एथलीट्स हैं इन्होंने जो भी मतलब कि ओलंपिक की स्पिरिट को ख़राब किया है। अगर इनको कोई अपना इशू है तो अपने देश तक लिमिटेड रखना चाहिए था, इनको ओलंपिक में ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए था। जैसे कोई होता है ना कि किसी शराबी ने हमारी शादी में आ गया दारू पी के लड़ाई झगड़ा कर दिया, तो हम बोलते हैं कि हमारी शादी के माहौल को ख़राब कर दिया। ऐसे ही ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको यही लगा, एसोसिएशन को, कि इन्होंने हमारे ओलंपिक की स्पिरिट को ख़राब किया है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने देयर मेडल वर टेकन बैक। उन्होंने इन तीनों लोगों से मतलब कि इनके मेडल वापस ले लिए। जो नॉर्मन था, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग कर रहा था, उसको बैन कर दिया गया नेक्स्ट टाइम के लिए ओलंपिक्स में खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने उसको नेक्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला, ये ना मैंने रफली लिखा हुआ है। देखिए रिजल्ट इसका ये निकला कि ये जो लोग थे ना, ये मतलब कि मेडल वगैरह वापस ले लिए। यहाँ पे तो इनका थोड़ा लॉस हो गया, इनको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, लेकिन ये इनको पूरे सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए पूरे अमेरिका में इनको अटेंशन पे होगी। ये जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे ना कि इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है स्किन को लेके, तो पूरे US में इन लोगों को अटेंशन मिलनी शुरू होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये स्टोरी थी यहाँ तक की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो शुरू करेंगे। देखिए ओरिजिन ऑफ द सोशल डिफरेंसेस,
वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जिनके बेस के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों के साथ हम मतलब कि सोशल डिफरेंस करते हैं। सोशल डिफरेंस का मतलब क्या है कि हम उसके साथ सामाजिक तौर पे एक ग्रुप में एक भेदभाव करते हैं। देखिए ये जो मतलब कि डिफरेंसेस हैं, ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ये जो डिवीज़न है ना, ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये हर एक बंदे के साथ होती है और हर एक जगह ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हुए पड़े हैं। ये कैसे इंटरलिंक है वो हम समझते हैं। देखिए जो सोशल डिफरेंसेस हैं दैट इज ऑर्गेनेट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ये नीचे जो लिखे हुए रीजन उनकी वजह से होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास क्या आता है, बेस्ड ऑन द एक्सीडेंट ऑफ द बर्थ। अब जो बंदा जिस फैमिली में बर्थ लेगा ना वो उसी स्किन का होगा, उसी नस्ल का होगा, उसी कास्ट से वो जाना जाएगा। अगर वो किसी अच्छे घर में पैदा हुआ तो उसको फ्री की रिस्पेक्ट मिलेगी, वो किसी बैकवर्ड कास्ट में पैदा हुआ इंडिया में तो उसको थोड़ी सी बेमतलब की इंसल्ट मिलेगी। वाइट स्किन में पैदा हो गया तो उसको सुपीरियर माना जाएगा, ब्लैक स्किन में पैदा हो गया वो देखने में उसको लोग अच्छा नहीं समझेंगे, है ना। तो ये चीज़ें चलती रहती है। जैसे इसकी एग्जांपल लिखी है कि इंडिया में जनरल और एससी बीसी को लेके डिफरेंस होता है, स्किन बेस्ड हम यहाँ पे डिफरेंसेस करते हैं। फिर जो एक नेक्स्ट डिफरेंस की मतलब कि सोशल डिफरेंसेस, जो सोशल हम बोलते हैं ना कि भेदभाव जो किया जाता है, वो एक आता है बेस्ड ऑन द चॉइस। चॉइस का मतलब क्या है कि देखिए कोई बंदा सम पीपल, ठीक है, कोई बंदा भगवान में विश्वास करता है, कुछ लोग जो एथिस्ट होते हैं, कुछ लोग कैसे होते हैं मतलब कि, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई बंदा जैसा काम चूज करेगा उसकी वैसी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी। अब जो बंदा डॉक्टर बन के पढ़ लिख के तो लोग उससे कभी पैसे कम भी नहीं करते, उसको अलग तरह की रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन जो लेबर बनता है ना तो उसको रिस्पेक्ट जो काफ़ी कम मिलती है। अब इसके बिना हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा। देखिए कभी कभार ना हम सिमिलर पीपल को भी डिवाइड कर देते हैं। सिमिलर पीपल को कैसे डिवाइड किया जाएगा, सपोज कर लो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, तो इंडियन होने के नाते हम लोग एक सेम है, लेकिन सेम होने के नाते भी हम लोग डिफरेंट हैं। हम कैसे डिफरेंट हैं, हमें हमारे रिलीजन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। कोई मैं हिंदू हूँ, आप सिख हो, मुस्लिम हो, आप कैसे भी हो मतलब कि, है ना। तो इसकी एग्जांपल हमने क्या लिखी है कि पीपल फ्रॉम द सेम रिलीजन। अच्छा कभी कभार क्या होता है ये सिमिलर पीपल को कैसे डिवाइड करता है, अगर कोई लोग हिंदू 10 लोग बच्चे मैंने यहाँ पे बैठा जो हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदुओं में भी आगे अलग अलग है। कैसे हिंदुओं में अलग अलग है, कोई हिंदू में कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, ठीक है। तो ऐसे उनमें भी आगे आगे जो डिवीजन हम लोगों ने की होती है। अच्छा कभी कभार जो हम ना डिफरेंट पीपल को यूनाइट्स भी कर देते हैं। हम कैसे मतलब कि यूनाइट्स कर देते हैं, इसकी एग्जांपल हम पीछे वाली स्टोरी में से उठाएंगे। वहाँ पे क्या था, जो नॉर्मन था वो ऑस्ट्रेलियन था, मिंटू से वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग कर रहा था और वो वाइट स्किन था। उसने किन लोगों को सपोर्ट किया, स्मिथ को और मतलब कि जो ये दोनों, ठीक है, स्मिथ और जॉन कार्लोस, उसने दोनों को मतलब कि सपोर्ट किया। अब ये दोनों तीनों लोग अलग अलग थे लेकिन इन दोनों ने यूनाइट्स मिंटू से एकता दिखाई। तो ये अफ्रीकन अमेरिकन वो कॉन्सेप्ट को लेके इन्होंने एक ह्यूमैनिटी दिखाई और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट पीपल है वो सेम हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें जो वो चलती रहती हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। इसके चाहे आप पॉइंट्स बनाना, चाहे जैसे मैंने लिखा पैरा में वैसे लिख देना, इसको बड़े अच्छे से लिखना है। तो ये क्वेश्चन जरूर लगे इस चैप्टर में से, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस, या फिर इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम ओवरलैपिंग जो डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये ना ओवरलैपिंग की एग्जांपल को समझना थोड़ा मुश्किल है, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये 1 मिनट की वीडियो को वापस रिकैप करके देखना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओवरलैपिंग डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, जब कभी कभार हम किसी एक पर्सन को लेके हम एक हमारी कमिटमेंट बना लेते हैं, तो वो जो कमिटमेंट है ना उसके साथ आगे वाली कमिटमेंट बनाते हैं, फिर और आगे वाली कमिटमेंट बनाते हैं और वो सभी बातें प्रूफ हो जाती हैं, सच हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि दीज सोशल डिविजन्स टेक प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप विद मैनी अदर डिफरेंसेस। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे है। जैसे कि हम लोगों ने मतलब कि अमेरिका में कुछ लोगों ने अपने व्यूज़ बनाए थे कि जो ब्लैक्स हैं इन यूएस, वो जो ब्लैक कलर के लोग हैं, एक तो उनकी शक्ल ब्लैक है, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया और ये माना गया कि वो लोग गरीब हैं। और ये बातें थोड़ा देखने में दिखी भी, जैसे हम हमारे इंडिया में एक गलत अजम्पशन को लेके फॉलो करते हैं कि जो दलित लोग हैं वो लैंडलेस होते हैं, उनके पास अच्छे घर नहीं होते, वो पुअर होते हैं, इस वजह से हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब हम जब भी इन लोगों को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, जहाँ भी दलित आता है तो वहाँ पे ये जो वर्डिंग्स जो पहले होती थी अब तो बंद हो गया, तो ये सभी वर्डिंग जो है वो वेरीफाई हो जाती थी, ठीक है, एक दूसरे का ये फीचर देखने में मिलते थे। तो ये जो ऐसे डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, मतलब कि जो एक कमी है या एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, नहीं सभी हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बिना भी हम क्या बोलते हैं कि दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस
प्रोड्यूस सोशल डिवीज़न विच आर हार्मफुल फॉर सोसाइटी एंड नेशन। लेकिन ये जो ऐसी डिवीज़न है ना, ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये हमारे देश को डिवाइड कर सकती है, हार्मफुल और नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है दैट इज क्रॉस कटिंग सेक्शन, ये इसी के साथ आता है। क्रॉस कटिंग सेक्शन में क्या होता है कि जब हम कभी कभार एक कॉन्सेप्ट को, एक धारणा अपने माइंड में बिठा लेते हैं ना, तो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो इसको कट कर देता है, वो दूसरी सिमिलैरिटी इसको फॉलो नहीं करवा सकता। जैसे कि एक नीदरलैंड है और एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था, इसमें क्रिश्चियन, ये जो इसमें जो क्रिश्चियन पीपल है ना, वो डिवाइड है कैथोलिक्स पीपल में और प्रोटेस्टेंट पीपल में। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो दो तरह की कैटेगरी में है, एक तो कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। नीदरलैंड में क्या माना गया था कि जो कैथोलिक लोग हैं वो गरीब हैं, फिर बोला गया था कि जो प्रोटेस्टेंट है वो लोग गरीब हैं, या ये लोग अमीर है या ये लोग अमीर हैं। लेकिन नीदरलैंड में दोनों तरह के लोग गरीब भी हैं और दोनों तरह के लोग अमीर भी हैं। तो ये क्रॉस कटिंग सेक्शन है, इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते। जहाँ पे ये बात बोली जा रही है यहाँ पे गलत हो रही है, जहाँ पे ये बोली है वहाँ पे ये बात गलत हो रही है। ठीक है, या फिर हम नीदरलैंड, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें क्या, उसमें बोला जाता है कि जो कैथोलिक पीपल हैं वो ज़्यादा गरीब हैं। मतलब कि ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, अब ये जो एग्जाम्पल है ये ज़्यादा गरीब है, ये प्रूफ हो रही है, तो ये ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल आ जाएगी और ये एग्जाम्पल रहेगी क्रॉस कटिंग सेक्शन की। ठीक है, तो आई होप ये क्रॉस कटिंग और जो ओवरलैपिंग का जो डिफरेंस है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हो तो 2 मिनट का ये टॉपिक है, इसको वापस फिर से देखना। अच्छा, लेकिन ये जो फिर जो ये सोशल डिवीज़न होती है ना, ये दुनिया के हर एक देश में एग्जिस्ट करती है, भले ही वो देश बहुत छोटा हो। पढ़ा था ना, बेल्जियम बहुत छोटा देश है, हमारे भारत के हरियाणा से भी छोटा है। या फिर कोई देश बहुत बड़ा हो, अब इंडिया से बड़े देश की एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, हर एक देश में ये जो सोशल डिवीज़न होती है वो होती है। लेकिन यहाँ पे ना एक जो थोड़ी सी एक एक्सेप्शनल जो एग्जांपल है जर्मनी की और स्वीडन की। ठीक है, इन देशों को ना हम लोग होमोजीनियस सोसाइटी बोलते थे, लेकिन अब नहीं है। पहले क्या होता था कि इन दोनों देश में ना, ये ऐसे देश थे जो एग्जाम्पल के तौर पे लिखे गए हैं कि इन देशों में ना जो सेम तरह के लोग रहते थे, मतलब कि एक ही कैटेगरी के लोग रहते थे, जो सेम तरह के रिलीजन, रूल, रेगुलेशन, कल्चर, लैंग्वेज सभी चीज़ों को फॉलो करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर माइग्रेंट का टॉपिक आ गया। व्हाट डू मीन बाय माइग्रेंट? माइग्रेंट का मतलब क्या होता है, जब एक बंदा किसी काम के सिलसिले में दूसरे देश में जाता है, फिर जब ये दूसरे देश में जाता है तो इसको यहाँ पे सेटिंग अच्छी हो जाती है, यहीं पे शादी कर लेता है, फैमिली बन जाती है, रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर ये अपनी कल्चर ना दूसरे देश में भी लेके आता है। तो फिर स्वीडन और जर्मनी में भी अभी ऐसा ही हुआ, बहुत सारे लोग इस देश में आना शुरू कर दिया। तो जब ये लोग इन देशों में आए तो ये अपने कल्चर को भी लेके आए। तो अभी जो ये जर्मनी, स्वीडन वगैरह जिसको हम होमोजीनियस सोसाइटी बोलते थे ना, अब ये भी मल्टी कल्चर बन गई। ठीक है, तो इसको हेट्रोजीनियस सोसाइटी भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। जो हमारी पॉलिटिक्स होती है देश की, वो कैसे सोशल डिवीज़न करती है, वो लोगों को कैसे कैसे डिवाइड कर देती है। ठीक है, देखिए इसके ना 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास ये बनेगा कि हाउ डू दीज सोशल डिवीज़न अफेक्ट्स पॉलिटिक्स। ये जो सोशल डिवीज़न है ये देश में राजनीति को कैसे इफेक्ट करती है, या फिर व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दिस सोशल डिवीज़न, या फिर ये जो हमारे पॉलिटिक्स है वो सोशल डिवीज़न को कैसे यूज़ करते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है, जब हमारी पॉलिटिक्स में सोशल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब हमारे पॉलिटिक्स लोगों को सोशली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉन्सेप्ट बन जाता है। कभी कभार क्या होता है कि डेमोक्रेसी में ना बहुत बड़ा कंपटीशन रहता है सभी पार्टीज़ में। डेमोक्रेसी मतलब कि हर एक पार्टी को मौका मिल सकता है, तो हर एक पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती सत्ता में आने के लिए, चाहे वो सोशल डिवीज़न का कॉन्सेप्ट क्यों ना हो। वो अंग्रेज़ों की तरह हम लोगों को डिवाइड करके खुद सत्ता में रहना चाहते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि वो अपनी आप दूसरी पार्टी को कंपटीशन देना शुरू कर देते हैं सोशल डिवीज़न को लेके, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है या फिर एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन ये जो मतलब कि डिवीज़न होती है ना, सोशल डिवीज़न, इससे क्या नुकसान होता है, ये जो पॉलिटिक्स और जो डिवीज़न होते हैं ये या तो देश में बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे भी ऐसे लिखा है, ये देश में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं, हमारे देश में वायलेंस क्रिएट कर देते हैं और हमारे देश को डिसइंटीग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब ये हमारे देश को तोड़ मरोड़ ये देते हैं। अभी फिर हम ना इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल लोग कैसे डिवाइड कर देते हैं, कैसे इशू क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है कि नॉर्दर्न आयरलैंड की हमारे पास। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था कि 53% जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट रहते थे, 44% जो लोग हैं वो रोमन कैथोलिक्स रहते थे, और जो बाकी के 3% लोग बचे वो अदर किसी और रिलीजन के लोग रहते थे। ठीक है, अब इसको अगर हम मैप के हिसाब से समझने की कोशिश करें, सपोज कर लो कि जो हमारे पास ये वाला, अगर एक मैं कोशिश करूँगा बनाने की, ये वाला जो टॉपिक है दैट इज़ नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, और लेकिन इसके साथ ही एक छोटा सा हिस्सा और यहाँ पे बना हुआ है मैप, और ये भी नॉर्दर्न आयरलैंड के अंडर आता है। ठीक है, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये यूके है।
ठीक है, हमारा यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरा हिस्सा था ना, दैट इज़ नदर आइलैंड हम इसको बोलते हैं, इसको और ये वाले एरिया को, ठीक है, जो मैंने शेड कर दिया। अब जो नीचे का एरिया बचा दैट इज़ सदर्न आइलैंड या फिर रिपब्लिक आइलैंड भी हम इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या था कि जो 53% लोग प्रोटेस्टेंट थे, वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से, अपने लीडर के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से वो चाहते थे कि हम लोग यूके के साथ रहें, कि हम मतलब कि ये वाले जो लोग थे ना, मतलब कि ये बोलते कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, हमें इसके साथ ही इन्वॉल्व कर दो, ठीक है। लेकिन जो रोमन कैथलिक्स लोग थे ना, वो चाहते थे, वो अपनी नेशनलिस्ट पार्टी के दबाव में वो आके चाहते थे कि ये वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों देश एक हो जाएं, ठीक है, ये पूरा एक कंट्री बन जाए, और ये इनके साथ नहीं रहना चाहते थे। तो मतलब कि ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट चलते रहते। इसके बिना की एग्जांपल है यूगोस्लाविया की। ये एक देश था, मतलब कि अभी नहीं है, ये देश था। ये कैसे देश था, वहाँ पे ना पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे था। वो कंपटीशन इतना पीक लेवल पे आ गया कि उसने अपने ही देश को 6 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में 6 से छोटे छोटे देशों में उसको डिवाइड कर दिया। तो मतलब कि आप इफेक्ट देख सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे देश को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि डिवाइड कर देते हैं। और ये कैसे डिवाइड करते हैं, इसका जो बेस है, जो ओरिजिन है, वो सोशल डिवीज़न ही है किसी न किसी तरह का। नाउ नेक्स्ट लास्ट नोट लिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। जब बच्चे आप 10th क्लास में बैठे हो तो आपको पूरे साल में एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, हर हाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा बार देखने को मिले। अभी क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिफरेंसेस लीड्स डिवाइड, जो डिफरेंसेस होते हैं ना, सोशल डिफरेंसेस होते हैं, वो कब देश को डिवाइड करते हैं। इसके 3 पॉइंट्स हमने बनाए हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन हाउ इट डिपेंड्स अपॉन हाउ पीपल परसीव देयर ओन आइडेंटिटी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोग अपने आप को किस आइडेंटिटी से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो होती है सिंगुलर आइडेंटिटी। सिंगुलर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जब हम सामने वाले बंदे को या हम अपने आप को बस एक ही फैक्टर से कंपेयर करेंगे। मैं बोलूँगा मैं हिंदू हूँ या सिख हूँ या मुस्लिम हूँ, जब मैं इन लोगों से ही अपने आप को मतलब कि कंपेयर करने की, पहचान करने की कोशिश करूँगा, दूसरे लोगों में यही फैक्टर ढूंढूंगा ना, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं। इसको मैंने डबल स्टार रेटिंग दी है, बहुत बेकार है, बड़ा घटिया काम है ये। इसको हम एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, और ये हमारे देश को डिवाइड कर देती है, ऐसे फैक्टर्स, ठीक है। और एक होते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी। मल्टीपल आइडेंटिटी में हम क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे में एक फैक्टर नहीं देखते, हम एक से कई ज़्यादा फैक्टर देखते हैं। जैसे कि जो सामने पर्सन है वो क्या है, वो टीचर है, डॉक्टर है, वो क्या काम करता है, वो कहाँ से आता है, कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मतलब कि ये काफ़ी अच्छी आइडेंटिटी होती है जब हम ऐसे ऐसे फैक्टर देखने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे देश को डिवाइड भी नहीं कर पाती। इसको हम इंक्लूसिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया कि कब डिफरेंस डिवाइड करेगा, ये डिपेंड करेगा लोगों के ऊपर। अगर लोग सिंगुलर आइडेंटिटी दिखा रहे हैं अपनी, तो देश डिवाइड होगा, अदरवाइज देश डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर सही, अच्छा, लोगों के बाद सेकंड पॉइंट आता है पॉलिटिकल लीडर्स का। इट डिपेंड्स हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड ऑफ देयर कम्युनिटी, कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अपनी कम्युनिटी की कौन कौन सी और कैसे कैसे और किस तरीके से डिमांड उठा रहे हैं। देखिए, डिमांड उठाने के 2 तरह के तरीके हैं। ये ऐसा नहीं है अगर आप अपने घर में रह रहे हो कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जैसे अपने घर में प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे ही हमें हमारे देश में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके रिलेटेड, उससे अगेंस्ट जो हमने डिमांड उठानी होती है, वॉइस उठानी होती है, वो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उठा रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके उठा रहे हैं। अगर तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के वो डिमांड उठाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, मे बी 99% आपको सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके वो डिमांड अपनी उठाएंगे, तो ये हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे भी जो हमारा देश है वो डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल किसके, श्रीलंका में सिन्हाला वर्सेस तमिल लोगों की। उन्होंने जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको कंपलसरी कर दिया, सिन्हा लैंग्वेज को, है ना। तो वो जो देश है वो डिवाइड हो गया काफ़ी, मतलब कि बुरे हाल में, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कल्चर तौर पे वो बैकवर्ड चला गया। थर्ड लास्ट नोट लिस्ट पॉइंट है। अच्छा, पहले में तो था कि लोग कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, फिर पॉलिटिकल लीडर उनको कैसे दिखा रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट लोगों को कैसे देख रही है। हमारी गवर्नमेंट ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रही है। देखिए, गवर्नमेंट का जो अकोमोडेट रिएक्ट होना चाहिए। अच्छा, देश में ना ज़्यादातर प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि इन्हीं को लगता है कि हमारे लिए कोई कानून पास नहीं हो रहा, जो रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं वो जो लोग मेजोरिटी में उनके लिए बन रहे हैं। तो ये लोग अपनी डिमांड्स उठाते रहते हैं। जब ये लोग डिमांड उठाते हैं तो इनको भी चाहिए कि इनकी डिमांड रीजनेबल होनी चाहिए, कि जो मानी जा सके और जो सबके लिए सही हो। ऐसा नहीं कि बस इनको ही राजा बनाना है, वो सबके लिए सही डिमांड्स होनी चाहिए। तो अगर रीजनेबल डिमांड है तो गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और इसके बिना जो पुलिस है, फोर्स है, जो आर्मी है, ऐसा नहीं है कि लोग जब सड़कों पे उतरेंगे,
स्ट्राइक करने के लिए कि पुलिस बस गवर्नमेंट पुलिस को बुलाएगी और इनकी पिटाई करके इनको भगवा देगी, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। तमिल लोगों की पिटाई करवानी शुरू कर दी थी श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, है ना। तो हमारी गवर्नमेंट के पास जो पुलिस फोर्स की जो ऑप्शन है ना, वो सबसे लास्ट वाली ऑप्शन होनी चाहिए। पहले कोशिश करें कि लोगों की डिमांड मानी जा सके, नहीं मानने लायक तो लोगों को समझाया जा सके, टाइम दिया जाए। अगर ये लोग फिर भी नहीं मान रहे, फिर उसके बाद इन लोगों के अगेंस्ट जो पुलिस फोर्स वगैरह वो जो एक्शन है ना, वो बिल्कुल लास्ट में लिया जाए, ठीक है। तो बच्चे ये जो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हमारा चैप्टर था ये भी कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से देखना, ये नोट्स को अच्छे से कॉपी कर लेना। थैंक यू सो मच।